मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको पाइथन प्रोग्रामिंग के बारे में बताया था और इस वीडियो से हम शुरुआत करेंगे हमारा पाइथन प्रोग्रामिंग का कोर्स। तो जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, मैं बहुत ही सिंपल रखने वाला हूँ। मैं आपको पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं सिखा रहा, ठीक है। मैं सिर्फ वो सारी कोडिंग्स आपको बताऊंगा जो कि हमारे स्टॉक मार्केट रिलेटेड प्रोग्रामिंग टूल्स बनाने में फ़ायदेमंद रहेंगे। तो हम शुरू करते हैं। मेरे पिछले वीडियो में मैंने एक और बात बताई थी कि मैं आपको इनिशियल लेवल पे कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए नहीं कहूँगा आपके सिस्टम पर। जब तक आप यूज़ टू नहीं हो जाते, जब तक आपको लगता नहीं कि आप पाइथन प्रोग्रामिंग खुद से कर सकते हो, तब तक हम इंस्टॉलेशन के बारे में सोचेंगे नहीं, ठीक है। लेकिन फिर भी हमें पाइथन प्रोग्रामिंग के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए होगा जिसमें हमें कम से कम समझे कि क्या हम पाइथन कोडिंग कर सकते हैं या नहीं। कुछ डिसिप्लिन है, कुछ रूल्स है जो अगर आप मानो तो अच्छा होगा, क्योंकि हम सारे रिटेल ट्रेडर्स हैं और हम एक कंटेक्स्ट जो है इंडियन स्टॉक मार्केट, उसी को ध्यान रख के पाइथन प्रोग्रामिंग सीखने वाले हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा। तो पहले तो ये कि आप ट्रेडिंग के बाद कभी पाइथन प्रोग्रामिंग सीखने की कोशिश ना करें। दूसरा, जब भी फ्रेश माइंड हो तभी आप पाइथन प्रोग्रामिंग करें, ठीक है। और तीसरी बात जो बहुत ही ज़रूरी है कि जब भी आप पाइथन प्रोग्रामिंग में कहीं पे स्टक हो जाओ या अटक जाओ, तो उसी समय उस प्रोग्राम को बंद कर दीजिए। कोई भी एक चीज़ कर लीजिए, उसके बाद आप एक नैप ले सकते हो या तो कोई भी यूट्यूब पे जाके एक एंटरटेनमेंट वीडियो देख सकते हो, ठीक है। तो आइए चलते हैं पाइथन प्लेटफॉर्म पे, जो कि एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन है गूगल का, गूगल कोलैब करके, ठीक है। आप गूगल पे सर्च मार सकते हो गूगल कोलैब। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मैंने गूगल क्रोम खोल रखा है और गूगल क्रोम में मैंने अपना जीमेल अकाउंट जो है वो साइन इन कर रखा है, ठीक है। तो आप भी ऐसे ही कीजिएगा, पहले साइन इन कर लीजिए, तो उसके बाद गूगल सर्च पे जाके गूगल कोलैब टाइप कीजिएगा, आपको ये मिल जाएगा। इस पर क्लिक कीजिए, ठीक है। ये इनिशियल टैब आपको दिखेगा जब भी आप पहली बार यूज़ कर रहे हो इस प्लेटफॉर्म को। तो आप चाहे तो ये पढ़ सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। मैं क्लिक कर लेता हूँ। ये कोलैब के बारे में सारी चीज़ें बताएगा। यूजुअली डेटा साइंस और मशीन लर्निंग के लिए ये होता है, ठीक है। अब चाहे तो पढ़ लीजिए, नहीं तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सीधे फाइल पे जाइए और न्यू नोटबुक पे क्लिक कीजिए, ठीक है। यूजुअली ये कोलैब जो है मैं अपने प्रोग्रामिंग के लिए नहीं यूज़ करता, क्योंकि पहली बात तो ये एक वेब बेस्ड प्रोग्राम है, तो बिना इंटरनेट के ये चलता नहीं। दूसरा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो लिंकेजेस है वो गूगल कोलैब प्रोवाइड नहीं करता। तो ये आगे जाके हम समझेंगे कि क्यों गूगल कोलैब हमेशा के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन प्रॉपर ट्रेनिंग के लिए या तो किसी को सिखाने के लिए काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक pynb फाइल करके खुल रखी है, पाइथन फाइल खुल रखी है। आप इसे नाम दे सकते हैं कोई भी। तो पहला काम यही करना होता है हम जब भी कोई भी प्रोग्राम बना रहे होते हैं, फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम। अब यहाँ पे देखिएगा आप कि जब भी मैं कोई भी फाइल को नाम देता हूँ तो हमेशा एक फर्स्ट लेटर कैप्स में रखता हूँ, ठीक है। ये तरीका है, बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं इसे फाइल को नाम देने का। यूजुअली हम पहले क्या करते थे, हम बीच में स्पेस दे देते थे, लेकिन पाइथन प्रोग्रामिंग में या तो कोई भी प्रोग्रामिंग में ये स्पेस काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होता है। तो हमेशा ध्यान रखिए, अगर आपको फिर भी स्पेस देना है तो अंडरस्कोर दीजिएगा, तो इससे कोडिंग बहुत ही आसान हो जाती है, ठीक है। आप एंटर करेंगे, ये आपका पाइथन फाइल का नाम ये सेव हो जाएगा। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा कि ऑल चेंजेस आर सेव्ड, ठीक है। ये सारे जितने भी टैब्स हैं इसके बारे में मैं हर एक वीडियो में बताते जाऊँगा। पहले तो फाइल के बारे में मैंने आपको पहले ही बता रखा है, ठीक है। न्यू नोटबुक, ओपन नोटबुक, ठीक, ये समझ में आ गया है आपको। लोकेट इन ड्राइव का मतलब है कि अगर ये फ़ाइल आपने सेव की है
तो ये सीधे आपके गूगल ड्राइव में जाके सेव हो जाती है, ठीक है। तो आपको अगर उस ड्राइव में जाके इस फाइल को ढूंढना है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, बस सेव ए कॉपी इन ड्राइव। और ये गिटहब क्या है, ये क्यों बहुत ज़रूरी है, ये मैं आगे आने वाले वीडियो में आपको समझाऊंगा। एक चीज़ आपको समझनी ज़रूरी है कि जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होते हैं उसमें एक इंजन होता है। इंजन का मतलब यही है, एक तरीके का कन्वर्टर। जैसे आप मान लीजिए आपको आपकी मम्मी ने कहा है कि जाओ बाज़ार से आलू ले आओ, ठीक है। तो वो चीज़ क्या है, आपको समझी है तभी आप जाके आप बाज़ार से आलू लेकर आते हैं। अगर आपको वो बात समझी नहीं होती तो आप, जैसे आपको हिंदी भाषा पता है और आपको कोई रशियन में आके बोले कि जाओ ये काम कर दो, तो आपको समझ में नहीं आएगी। वैसे ही हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक इंजन होता है जिसे हम कंपाइलर कहते हैं। कंपाइलर का काम यही होता है कि जो भी आप कोड दे रहे हो कंप्यूटर को, तो उसे कंपाइल करेगा और अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा और उसका आउटपुट देगा, ठीक है। तो इसी चीज़ पे हम आते हैं इनपुट और आउटपुट की ओर। तो इनपुट एक सीधे तौर पे एक इंस्ट्रक्शन होता है कंप्यूटर को जो हम देते हैं एक पर्टिकुलर आउटपुट के लिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक सिंपल लाइन ऑफ कोड में अभी टाइप कर रहा हूँ, प्रिंट हाय कृष्णा। तो यहाँ पे ये एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन है या एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन है जो मैं कंप्यूटर को देना चाह रहा हूँ और चाहता हूँ कि कंप्यूटर इसका आउटपुट प्रिंट करे हाय कृष्णा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये पूरा जो हो गया ये मेरा एक इनपुट फंक्शन हो गया, ठीक है। अब ये क्यों इनपुट फंक्शन है, क्योंकि ये एक प्रॉपर सिंटैक्स में है। सिंटैक्स का मतलब है कि देखिए मैंने पहले प्रिंट डाला है, एक कीवर्ड है पाइथन का, उसके बाद एक पैरेंथेसिस डाला है, उसके बाद डबल कोट डाला है, अपना मैसेज प्रिंट किया है, उसके बाद डबल कोट बंद किया है, पैरेंथेसिस बंद किया। तो ये एक सिंटैक्स है जो पाइथन प्रोग्रामिंग का कंपाइलर जो है वो समझता है। अभी मैं इसे अगर प्ले करूँ तो इसका मुझे पाइथन प्रोग्रामिंग आउटपुट देगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आउटपुट है। तो हाय कृष्णा करके जो मैंने मैसेज कन्वे किया था वही मैसेज मुझे मिल गया है। तो इसे इनपुट और इसे आउटपुट कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्लस कोड और प्लस टेक्स्ट का एक टैब मिला हुआ है। अब यहाँ पे देख सकते हैं प्लस कोड का मतलब है जब भी आपका एक लाइन ऑफ कोड ख़त्म हो जाता है आपको दूसरे लाइन ऑफ कोड पे आना है, तो आपको सिर्फ प्लस कोड पे क्लिक करना है। और अगर ये लाइन ऑफ कोड नहीं चाहिए तो सिंपल यहाँ पे डिलीट कर सकते हो आप, ठीक है। दूसरा प्लस टेक्स्ट जो है ये सिंपल एक टेक्स्ट मैसेज डिस्प्ले करता है। जैसे मान लीजिए कि मैं इस वीडियो के द्वारा आपको पाइथन सिखा रहा हूँ। पाइथन में पहला चैप्टर है मेरा स्ट्रिंग्स का, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे अगर एस्केप प्रेस करूँ तो ये स्ट्रिंग्स का टेक्स्ट आ गया है। तो अगर जैसे ही मैं अगर वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताऊँ कि मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ, देखिए। तो अगर मैं वीडियो के स्टार्टिंग में अगर कोई भी एक ऐसा टेक्स्ट बताऊँ तो आपको समझ में आ जाएगा कि वीडियो किस पर है। सिमिलरली आपको अगर कोई आपका प्रोग्राम है जिसमें आपको बताना है कि वो प्रोग्राम किस पर है, तो आप यहाँ पे प्लस टेक्स्ट करके उसके बारे में डिटेल्स दे सकते हैं। इसके अलावा और एक तरीका है जिसे हम कमेंट्स कहते हैं, तो हम वो पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड में भी दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एक छोटा सा प्रोग्राम हम बनाएंगे, कोई ज़्यादा ट्रिकी नहीं है, ठीक है। हम ये एक प्रोग्राम बनाना चाहते हैं जिसमें हम बताना चाहते हैं कि जब भी एक पर्टिकुलर स्टॉक का RSI 70 के ऊपर जाएगा तो हमें एक सिग्नल मिले कंप्यूटर से कि हमें वो स्टॉक बेचना है। अगर वो 70 से नीचे है तो उसमें ये बताना चाहिए कि हम बने रहे उस स्टॉक में, ठीक है। तो ये एक तरीका है जिसमें हम बताते हैं कि ये हमारा पर्टिकुलर लॉजिक है प्रोग्राम का। तो हम सिंपल ऐसा टाइप करते हैं हमेशा। तो ये कमेंट्स है, ठीक है। बहुत ज़रूरी होता है ये, इसे ध्यान रखिएगा और हमेशा यूज़ कीजिएगा इसे, ठीक है। तो इसमें मैं सिंपल एक लॉजिक बता रहा हूँ। लॉजिक क्या है, सेल स्टॉक इफ RSI अबाव 70। सिंपल लॉजिक है, कुछ नहीं, ठीक है। तो मान लीजिए मैं कोई भी स्टॉक ले लेता हूँ रिलायंस करके। रिलायंस अभी 2000 पे चल रहा है शायद, ठीक है। और मान लीजिए इसका RSI जो है वो चल रहा है 72 पर, ठीक है।
तो मैं एक सिंपल इफ़ लूप डिफाइन करने वाला हूँ। आपको इसमें अभी समझने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपको एक छोटा सा प्रोग्राम बता रहा हूँ कि क्यों ये कमेंट सेक्शन बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, ठीक है। तो अभी एक इफ़ डालेंगे और RSI अबाउ 70, ठीक है, ये इसका सिंटैक्स है, ठीक है। जैसे जैसे मैं कोडिंग करते जाता हूँ आप सिंटैक्स पे भी ध्यान दीजिएगा, तो इससे आपको बहुत आसानी होगी आगे जाके कोडिंग करने में। और एंटर करेंगे और यहाँ पे हम सिंपल सा एक प्रिंट कमांड देंगे कि भाई मुझे बताए सेल रिलायंस, ठीक है। अगर 70 के नीचे तो क्या करना है वो भी बता देते हैं, एल्स प्रिंट स्टे इन रिलायंस स्टॉक, ठीक है। तो ये सिंपल सा लॉजिक है। अब ये लॉजिक को मुझे बताना है कि आगे जाके 2 या 3 महीने के बाद मैं इस लॉजिक पे आऊँ तो मैं ये सोच में ना पड़ जाऊँ कि ये लॉजिक किस लिए था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ लॉजिक में कि सेल स्टॉक इफ RSI अबाउ 70, तो 2 या 3 महीने के बाद मुझे ये चीज़ें पता रहेगी। ये तो सिंपल प्रोग्राम है तो इसमें तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन वैसे भी तो अगर मैं इसे रन करूँ, ठीक है, कंपाइल करूँ, तो मुझे क्या कहेगा कि हमें रिलायंस बेच देना चाहिए क्योंकि हमारा भाव जो है RSI का वो 72 पर है, 70 से ऊपर है, ठीक है। मैंने प्रेस किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेल रिलायंस। मान लीजिए मैं इसको अगर 35 पे लाता हूँ तो ये यहाँ पे फिर से मैं इसको प्रेस करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रोग्राम बोल रहा है कि अभी इसे मत बेचिएगा, ठीक है। तो ये ऐसे सिंपल प्रोग्राम ही, छोटे छोटे प्रोग्राम ही या तो छोटे छोटे लॉजिक डिफाइन करके ही आप एक अच्छा एल्गो बना सकते हो जिसमें बहुत सारे जगह पे चेक्स होते हैं और बहुत सारी चीज़ें हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, ठीक है। और अभी मैं शॉर्टकट कीज़ भी बता दूं, जैसे मैं हमेशा कीबोर्ड पे होता हूँ, कोडिंग कर रहा होता हूँ तो मैं हमेशा माउस का यूज़ नहीं करता। तो जब भी मुझे अगर कंपाइल करना होता है, गूगल कोल ऐप है, तो मैं कंट्रोल और एंटर प्रेस करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली रन हो जाता है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम था। हम स्ट्रिंग्स पे जाने से पहले मैं आपको प्रिंट कमांड के बारे में बता दूं। प्रिंट में हम 3 तरीके से मैसेज कन्वे कर सकते हैं। जैसे पहले तो मैंने आपको डबल कोट के बारे में बताया था। दूसरा, एक और चीज़ ध्यान रखना कि पाइथन प्रोग्रामिंग में आप कैप्स में कोडिंग नहीं कर सकते हैं। जैसे ये प्रिंट मैंने जो टाइप किया है, अगर आप यहाँ पे इसका कलर देखिए, ये कलर चेंज हुआ है, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कलर चेंज हुआ है। अगर मैं इसको कैप्स में करूँ तो ये ब्लैक में ही रहेगा और ये पाइथन प्रोग्रामिंग के कंपाइलर को समझ में नहीं आता। तो कैप्स में कोई भी कोडिंग नहीं होता, ये बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। प्रिंट तो मैंने आपको बताया था डबल कोट पे मैंने यहाँ पे हाई कृष्णा करके मैसेज कन्वे किया था। वैसे ही आप सिंगल कोट में भी कर सकते हो, ठीक है, हाई कृष्णा, ठीक है। और इसको मैं एंटर कंट्रोल एंटर प्रेस करूँ तो आपको सेम मैसेज कन्वे होगा, ठीक है। तो एक सिंगल कोट में भी कर सकते हो, डबल कोट में भी कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है सिंगल कोट का, आप यहाँ पे एक और लाइन ऑफ कोड पे आए तो एक मैसेज है जो मैं प्रिंट के द्वारा कन्वे करना चाहता हूँ, ठीक है। तो एक प्रिंट सिंगल कोट और मैं यहाँ पे अगर डोंट फियर डालूँ, ठीक है, तब तो ये काम करेगा, ठीक है। लेकिन हमें पता है डोंट के आगे एक एपोस्ट्रोफी लगती है, ठीक है। अगर मैंने एपोस्ट्रोफी डाल के अगर इसे कंट्रोल एंटर किया तो ये मुझे सिंटैक्स एरर देगा। क्यों? क्योंकि तो इसमें क्या हो रहा है कि ये जो पर्टिकुलर एपोस्ट्रोफी है और ये जो पर्टिकुलर एपोस्ट्रोफी है, इसके बीच में जो भी चीज़ है उसे वो समझ पा रहा है, लेकिन उसके आगे की चीज़ों को कंपाइलर जो है वो समझ नहीं पा रहा, ठीक है। तो ऐसे समय में हमें क्या करना है, हमें सिंपल इसे सिंगल कोट को निकाल के डबल कोट कर देना है, ठीक है।
ठीक है, इसलिए हम डबल कोट ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो अगर मैं इसको कंट्रोल एंटर करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डोंट फियर करके आ गया विद एपॉस्ट्रोफी। ठीक है, तो हमेशा कोशिश कीजिए कि आप डबल कोट यूज़ करें हमेशा। ठीक है, अब डबल कोट का भी एक प्रॉब्लम है। जैसे मान लीजिए मैं एक और लाइन ऑफ कोड पे जाता हूँ, प्रिंट, जैसे मुझे एक मैसेज कन्वे करना है कि डबल कोट में है आई हैव रेड द बुक गीतांजलि बाय रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, अब एक सिंपल सा मैसेज है, लेकिन यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि गीतांजलि जो बुक है उसके आगे पीछे एक डबल कोट आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सेम प्रॉब्लम जो हमें सिंगल कोट में हो रही थी वही प्रॉब्लम हमें डबल कोट में भी हो रही। इतना जो है मैसेज वो प्रोग्राम पढ़ पा रहा है, बाकी इतना मैसेज वो नहीं पढ़ पा रहा। देख सकते हो आप, जो कलर में है वो सारी चीज़ें वो पढ़ पा रहा है, लेकिन जो ब्लैक में है वो नहीं पढ़ पा रहा। तो अब जब भी मैं इसे रन करूँगा तो यहाँ पे फिर से वही सेम एरर देगा। तो इसके लिए क्या ऑप्शन है, तो हम यहाँ पे सिंपल डबल कोट के जगह ट्रिपल कोट डालेंगे। ठीक है, शुरुआत किया है ट्रिपल कोट से तो अंत भी ट्रिपल कोट में होगा। ठीक है, और अगर मैं अभी देखने जाऊँ तो यहाँ पे एक यूनिफॉर्म कलर दिख रहा है आपको। ठीक है, मतलब कोडिंग में कोई प्रॉब्लम है नहीं। और मैं कंट्रोल एंटर प्रेस करूँगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपाइलर समझ चुका है कि क्या मैसेज मैं कन्वे करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ये 3 तरीके के प्रिंट फंक्शन है, ये ध्यान रखिएगा। यूजुअली हम ट्रिपल कोट यूज़ नहीं करते, बहुत ही लेंदी हो जाता है। हम डबल कोट हमेशा यूज़ करते हैं, लेकिन अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से आप सिंगल, डबल और ट्रिपल कोट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं स्ट्रिंग्स पर। ठीक है, मैं इसमें ठीक है, तो ये मेरा एक स्ट्रिंग्स का टेक्स्ट बॉक्स आ गया है। एक प्लस लाइन ऑफ कोड में ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, अब स्ट्रिंग्स में हमें सीखना क्या है, स्ट्रिंग्स में हमें यही समझना है कि स्ट्रिंग्स होते क्या है। स्ट्रिंग्स का मतलब है कि एक पर्टिकुलर सीक्वेंस कैरेक्टर्स का। कैरेक्टर्स क्या है, कैरेक्टर्स कुछ भी हो सकते हैं। मान लीजिए एक हाई, ये एक कैरेक्टर हो गया। ठीक है, हाई फाई, हाई फाई में भी हाई एक कैरेक्टर हो गया है, फाई एक कैरेक्टर हो गया है, और इन दोनों को मिला के एक सीक्वेंस बना है। तो ये पूरा एक स्ट्रिंग हो गया। अगर मैं अपने लेमैन टर्म्स में कहने जाऊँ, मैं एक प्रोग्रामर नहीं हूँ, तो इसका सिंपल सा यही मतलब है कि कोई चीज़ जो कंपाइलर इंटरप्रेट ना कर सके। जैसे एक वैल्यू है, आप दे सकते हो। अगर मैं कहूँ कि पार्ले जी 5 रुपये की है, तो पार्ले जी का वैल्यू 5 है, तो 5 रुपया तो समझ में आती है। लेकिन मैं कहूँ पार्ले जी XYZ है, तो वो समझ में नहीं आती। तो XYZ क्या हो गया, मेरा स्ट्रिंग हो गया। वैसे ही कंप्यूटर के लिए XYZ स्ट्रिंग है, सिंपल। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि जितना मैं समझ पाया मैं अच्छी तरीके से वो समझा सकूँ। तो हम एक सिंपल सा प्रोग्राम मैं आपको बता दूँ। सिंपल सा प्रोग्राम भी नहीं है, एक प्रिंट फंक्शन ही है जो आपको समझना है। ठीक है, तो प्रिंट मुझे रिलायंस खरीदना है। ठीक है, ये एक स्ट्रिंग हो गया है। ठीक है, ये मुझे बता रहा है कि I want to buy Reliance। Displays the stock to buy। ठीक है, दूसरा लाइन ऑफ कोड है प्रिंट, लेकिन मुझे रिलायंस उसके लॉन्ग टर्म सपोर्ट जो कि 1855 है उसी पर खरीदना है। ओके, तो मैंने एक वेग फिगर यूज़ किया है, 1855 का सपोर्ट पकड़ा है।
तो ये एक और एक तरीके का प्रिंट कमांड है और एक स्ट्रिंग में एक मैसेज कन्वे कर रहा हूँ, ठीक है। तीसरा एक और प्रिंट देते हैं और उसमें लिखते हैं पिछले साल रिलायंस ने मुझे 6 लाख रुपए का प्रॉफिट करवाया था 3 महीनों में, ठीक है। तो ये 3 के बदले मैं 3 डाल देता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पहले लाइन में मैंने सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर्स रखे हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ अल्फ़ाबेट्स है। दूसरी लाइन में मैंने एक नंबर भी यूज़ किया है, ठीक है। तीसरी लाइन में मैंने 2 बार नंबर यूज़ किया है। यहाँ पे चाहो तो मैं इक्वल टू भी डाल दूँ, ये भी डाल दूँ, कुछ भी डाल दूँ, मैं प्लस और माइनस भी डाल दूँ, ठीक है। तो कंप्यूटर क्या समझ रहा है, कंप्यूटर ये सारी चीज़ों को स्ट्रिंग्स समझ रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है स्ट्रिंग्स हैं। अगर मैं इसे रन करने जाऊँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसे रन करने में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सारी चीज़ें रन हो चुकी है। तो ये होता है स्ट्रिंग्स, ठीक है। तो अगर आप मान लीजिए मुझे कोई वैल्यू देना है एक चीज़ को, जैसे स्टॉक, और मैं इसको नाम दूँ रिलायंस, ठीक है। मुझे एक प्रॉपर सिंटैक्स यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मेरा जो एक तरीके का वेरिएबल है उसको मैंने नाम दिया है रिलायंस, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, मैंने एक स्ट्रिंग जो है वो एक वेरिएबल को डिफ़ाइन किया है। तो इसका मतलब यही है कि स्टॉक जब भी मैं बुलाऊंगा प्रोग्राम में तो वो मुझे रिलायंस बताएगा। अब वो कैसे है देखिए, अगर मैं प्रिंट करूं स्टॉक को तो मुझे बताएगा कि स्टॉक जो है वो है रिलायंस। तो यहाँ पे स्टॉक है क्या, स्टॉक है स्ट्रिंग्स। हम वेरिएबल्स पे आएंगे, ये एक तरीके का वेरिएबल्स है, ठीक है। इसके बाद जो है वो मैं वेरिएबल्स ही लूँगा। तो ये एक तरीके का डेफिनेशन होता है स्ट्रिंग्स को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पे सिर्फ स्ट्रिंग्स क्या होते हैं वो समझाया है, ठीक है। अब हम आते हैं वेरिएबल्स पर। अब ये वेरिएबल्स है। अब मैं एक और लाइन ऑफ कोड लेता हूँ। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स का मतलब यही होता है कि एक पर्टिकुलर जगह पे कंप्यूटर में उस चीज़ का वैल्यू स्टोर किया गया है, ठीक है। तो मान लीजिए जैसे मैंने यहाँ पे बताया आपको स्टॉक, तो कंप्यूटर ने पाइथन प्रोग्रामिंग के कंपाइलर ने स्टॉक के नाम पर रिलायंस को स्टोर कर रखा है कंप्यूटर के मेमोरी में। तो नॉर्मली जो हम यूज़ करते हैं वेरिएबल्स उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। मैं यहाँ पे 3 वेरिएबल डिफाइन करता हूँ। आपको वेरिएबल तो समझ में आ ही गया होगा। तो जैसे हमने पिछले बार स्टॉक यूज़ किया था, स्टॉक एक वेरिएबल है, लेकिन ये कौन सा वेरिएबल है ये मैं आपको अभी समझाऊंगा, ठीक है। अब मैं एक लेता हूँ लास्ट ट्रेडेड प्राइस, LTP जिसे बोलते हैं, LTP इक्वल टू 2000, ठीक है। और मान लीजिए मेरा मैगडी जो है वो चल रहा है 0.50 पर, ठीक है। तो ये 3 तरीके के वेरिएबल मैंने डिफ़ाइन किया है। अब इनका मतलब क्या है तो मैं आपको एक सिंपल प्रिंट फंक्शन से बता देता हूँ, ठीक है। प्रिंट स्टॉक, प्रिंट टाइप स्टॉक, ठीक है। सिमिलरली प्रिंट टाइप LTP, प्रिंट टाइप मैगडी, ठीक है। मैंने टाइप इसलिए प्रिंट कर रखा है कि इससे हमें समझ में आता है कि चीज़ें कौन सी है, और ये बहुत ज़रूरी है जानना कि हमें ये पता चले कि ये एक स्ट्रिंग है, ये एक पर्टिकुलर क्लास टाइप है, ये एक पर्टिकुलर क्लास टाइप है, तो हम समझेंगे, ठीक है। देखिए जो पहला जो प्रिंट कमांड था वो बता रहा है कि स्टॉक जो है वो एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग का मतलब है एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है, ठीक है। दूसरा ये बता रहा है LTP जो है 2000 दिखा रहा है, तो LTP का जो टाइप बता रहा है वो है इंटीजर। इंटीजर मतलब नंबर्स, नॉर्मल नंबर्स जिसमें दशमलव नहीं होता, डेसिमल्स नहीं होता, ठीक है।
और मैकडी जो है वो 0.50 बता रहा है, ठीक है। जिसमें दशमलव होते हैं, जिसमें डेसिमल्स होते हैं, उसे हम फ्लोट कहते हैं, ठीक है। पाइथन प्रोग्रामिंग की एक खासियत है कि आपको डिफ़ाइन नहीं करना पड़ता कि ये इंटीजर है, ये फ्लोट है, ठीक है। कि मैंने C++ यूज़ किया है, मैंने VBA यूज़ किया है, तो उसमें हमें डिफ़ाइन करना पड़ता है कि कौन से इंटीजर है, आप किसको इंटीजर बनाना चाहते हो, किसको फ्लोट बनाना चाहते हो, किसको स्ट्रिंग बनाना चाहते हो, ठीक है। तो ये 3 तरीके के वेरिएबल्स हैं जो हमेशा यूज़ होने वाला है। आपको समझ में आना चाहिए कि इसका सिंटैक्स कैसा होगा और कैसे हमें इसे इंकॉर्पोरेट करना है, ठीक है। एक और है जिसे हम बूलियन कहते हैं। बूलियन का मतलब है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ट्रू और फॉल्स। ये बहुत काम की चीज़ है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। सो बूलियन लॉजिक का एक सिंपल मैं आपको लाइन ऑफ कोड बताता हूँ। 1 = 2। आप बताइए 1 क्या 1 बराबर है 2? नहीं, 1 बराबर नहीं है 2 के। तो अगर मैं एंटर करूँ तो मुझे फॉल्स आना चाहिए, तो देखिए फॉल्स आ गया। तो जब भी आपको आपके प्रोग्राम में आपको ये पूछना है कि क्या ये सही है या गलत है, तो वो बूलियन लॉजिक के हिसाब से आप पूछ सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैं बोलूँ 1 बराबर नहीं है 2 के, तो कंप्यूटर को भी पता है 1 बराबर नहीं है 2 के, तो वो ट्रू बताएगा। तो सिंपल है, आप वेरिएबल की तरह इसे भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। कैसे यूज़ करना है मैं आगे जाके आपको वो भी समझा दूंगा, ठीक है। तो इसके बाद हम आते हैं इनपुट फंक्शन फ्रॉम कीबोर्ड। अब ये सिंपल है कि हम बोलेंगे कंप्यूटर को कि हमसे पूछे कि क्या वैल्यू है, और हम जब वैल्यू फीड करेंगे उस वैल्यू के आधार पर हमें वो बताएगा कि ये वैल्यू सही है या गलत। तो हम चाहते हैं कि हम कंप्यूटर को वैल्यू दें और वो उससे इंटरप्रेट करके हमें आउटपुट दे। जैसे आपका एक स्टॉक है जिसमें RSI और मैकडी का आप क्रॉसओवर डिफ़ाइन कर दोगे, वैल्यूज़ डिफ़ाइन कर दोगे, आप उसको फीड करोगे और उसके बाद जो आउटपुट आप चाहोगे वो आउटपुट में सिर्फ आप ये चाहोगे कि कब बाय और कब सेल हो। तो वो चीज़ है अभी। तो हम इनपुट देंगे और कंप्यूटर उसे रन करेगा और हमें आउटपुट देगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक और टेक्स्ट डाल देता हूँ, इनपुट फंक्शन फ्रॉम कीबोर्ड। ओके, इसे अगर मुझे बोल्ड करना है तो सिंपल है, मैं यहाँ पे एक हैश प्रिंट करूँगा और 2 स्टार इनपुट फ्रॉम कीबोर्ड और मैं एस्केप प्रेस करूँगा, ठीक है। एक और लाइन ऑफ कोड पे आते हैं, ठीक है। अब इनपुट लेना है, जैसे मान लीजिए मुझे पूछना है कि भाई RSI क्या चल रहा है, और सेम लॉजिक यूज़ करेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे जो प्रोग्राम मैंने बनाया था ये हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। Ctrl+C और यहाँ पर आए नीचे और यहाँ पे Ctrl+V कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे सिंपल है, मैंने यहाँ पे वैल्यू फीड कर रखी है, लेकिन मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि एक यूज़र जो है वो बताए चार्ट देख के कि RSI का वैल्यू क्या है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इनपुट प्लीज प्रोवाइड द वैल्यू ऑफ RSI, ठीक है, इक्वल, ठीक है, ठीक है। ये सिंपल इनपुट कमांड मैंने डाल दिया है। इसमें क्या होगा, वो वैल्यू हमसे पूछेगा, ना कि वहाँ पे जो स्टोर्ड है वैल्यू उसको यूज़ करेगा, ठीक है। तो ये एक इनपुट फंक्शन हो गया जिसमें हम वैल्यू। अब इसे और थोड़ा ठीक करने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल्स कोई भी हो सकते हैं, स्ट्रिंग्स हो सकते हैं, इंटीजर हो सकते हैं, फ्लोट हो सकता है। तो हम हमेशा कोशिश करेंगे कि हम बताएं कंप्यूटर को कि हम क्या वैल्यू फीड करवाने वाले हैं। तो इंट यहाँ पे मैं डाल दूँ तो कंप्यूटर को समझ में आ जाए कि मैं जो वैल्यू फीड करने वाला हूँ वो इंटीजर ही होगा, ठीक है। अब मैं इसको अगर रन करूँ तो मुझे वो वैल्यू पूछेगा, तो मैं इधर डाल दूँ 90 और वो मुझे बोलेगा कि भाई अब बेच दे स्टॉक को, अब इसे रख के कोई फ़ायदा नहीं है। सिंपल है, फिर से मैं इसे रन करूँगा और मैं यहाँ पे अगर बोलूँ 25 तो वो मुझे बोलेगा स्टे इन रिलायंस स्टॉक।
तो सिंपल है, इनपुट फंक्शन हम दे रहे हैं, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे चेंज भी कर सकता हूँ, फ्लोट डाल सकता हूँ, ठीक है। और मैं फ्लोट पे अगर एंटर करूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं डालूँ 69.95, ठीक है, तभी वो मुझे बोलेगा स्टे इन रिलायंस स्टॉक, ठीक है। तो एक छोटा सा कमांड है, यहाँ पे आप ये देख लीजिएगा। पहले तो आप बता दीजिए आपका क्या वैल्यू वो होने वाला है, ठीक है, कि वो इंटीजर है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है, बूलियन है, तो वो आप सोच लीजिए। उसके बाद इनपुट टाइप करना है और आपको एक मैसेज टाइप करना है कि यूज़र समझे कि उससे क्या चीज़ देनी है। तो मैं यहाँ पे हिंदी में भी डाल सकता हूँ, RSI रिलायंस के स्टॉक का RSI बताइए, ठीक है। सिंपल है, आप चार्ट पे जाइए और वो वैल्यू फीड कीजिए, आपको वो चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। तो ये एक इनपुट फंक्शन था, बहुत ही आसान है, सिंपल है। इनपुट रिलायंस के स्टॉक का मतलब जो मैसेज है, पैरेंथेसिस क्लोज करेंगे और आपको ज़्यादा आउटपुट मिल जाएगा। एक और कोड पे आते हैं जिसमें हम जो भी वैल्यू पूछ रहे हैं वो स्ट्रिंग में होना चाहिए। जैसे एक सिंपल लाइन ऑफ कोड डालते हैं जिसमें एक स्टॉक लेते हैं और इसमें बोलते हैं प्लीज़, इनपुट करते हैं STR करके और इनपुट करते हैं और पूछते हैं स्टॉक का नाम बताइए, ठीक है। जब भी ये लाइन ऑफ कोड रन होगा तो आपको जो भी आप नाम डालोगे वो स्टॉक वेरिएबल के मेमोरी स्लॉट पे जाके सेव हो जाएगा, ठीक है इसमें। और मैं चाहता हूँ कि प्रिंट करें कि आपने जो स्टॉक चूज़ किया है वो है, कॉमा डाल के स्टॉक करूं, ठीक है। तो ये प्रिंट करेगा वही स्टॉक का नाम, ठीक है। एंटर, कंट्रोल एंटर करूं तो स्टॉक का नाम बताइए, मारुति, ठीक है। आपने जो स्टॉक चूज़ किया है वो है मारुति, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने स्ट्रिंग का इस्तेमाल किया है, यहाँ पे हमने फ्लोट का इस्तेमाल किया था, यहाँ पे हमने इनपुट लिया था इंटीजर या तो फ्लोट, यहाँ पे हमने इनपुट लिया है स्ट्रिंग, ठीक है। और यहाँ पे हमने आउटपुट दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से आउटपुट दिया जाता है, स्ट्रिंग, ठीक है। अगर मैं इसे यहाँ पे इंटीजर करूँ, ठीक है, और इसको रन करूँ, ठीक है, तो आपको फिर से वही चीज़ पूछेगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पे मारुति फिर से डाला तो वो एरर देगा। क्यों? क्योंकि आपने स्ट्रिंग डाला है, आपको पूछा है इंटीजर, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे 95 डालूँ तो वो 95 बताएगा, ठीक है। तो हमने इनपुट फंक्शन फ्रॉम कीबोर्ड और आउटपुट फंक्शन फ्रॉम कीबोर्ड भी डिफाइन कर लिया है। तो मैं यहाँ पे सिंपल सा एक कमेंट डालूँगा, इनपुट फंक्शन फ्रॉम कीबोर्ड, ये आपको समझने के लिए, और ये है आउटपुट फंक्शन फ्रॉम कीबोर्ड, ओके। तो आपने यहाँ पे अभी तक जो सीखा है वो है प्रिंट कमेंट्स हम कैसे डालते हैं वो। दूसरा हमने प्रिंट कमांड सिंगल कोट, डबल कोट, ट्रिपल कोट में देखा है, ठीक है। इसके अलावा हमने स्ट्रिंग्स के बारे में जाना है, एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होता है, ठीक है। के बाद हमने जाना है वेरिएबल्स के बारे में। वेरिएबल्स में और भी कई तरीके के वेरिएबल्स होते हैं जो भी हम सीखेंगे, लेकिन फ़िलहाल तो हमें इन सारी चीज़ों का ही ज़रूरत ज़्यादा होता है। एक तो है स्ट्रिंग, एक तो है इंटीजर और एक है फ्लोट, और ये है बूलियन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसमें प्रिंट भी करूँ, प्रिंट, यार देखिए रुकिए, मैं अगर यहाँ पे एक और लाइन ऑफ कोड ऐड करूँ, प्रिंट टाइप 1 नॉट इक्वल टू 2, ठीक है, तो मुझे टाइप भी बता देगा वो, देखो क्लास बूल करके बता रहा है, ठीक है। बूल मतलब बूलियन,
ओके। इनपुट फंक्शन फ्रॉम कीबोर्ड हमने सीखा कि हम कैसे कंप्यूटर को एक वैल्यू दे सकते हैं और कैसे उस वैल्यू का आउटपुट ले सकते हैं, ठीक है। तो ये एक है। अभी इसके बाद जो है वो है कैलकुलेशन हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो एक और टेक्स्ट कोड में डाल देता हूँ यहाँ पे। ठीक है। अब कैलकुलेशंस में क्या होता है, हमें 2-3 रूल्स जानने होता है। पहला जो रूल है वो तो है वी बॉड मास का रूल। वी बॉड मास, ये तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का बेसिक रूल है हमेशा। इसका मतलब है विनकुलम ठीक है, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन और सब्सट्रैक्शन। इसका मतलब यही है कि आप जब भी कोई भी एक सीक्वेंस देते हो या तो एक फॉर्मूला देते हो तो उसमें कंप्यूटर को कैसे कैलकुलेट करना है वो चीज़ को, वो सिर्फ और सिर्फ इसी रूल पे काम करता है। ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं एक वैल्यू डिफाइन कर रहा हूँ x, ठीक है, और x को मैं एक वैल्यू दे रहा हूँ 4 डिवाइड बाई 5 इंटू 6 प्लस 5 माइनस 3। ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या होना चाहिए आप बताइएगा। तो पहले तो ये क्या करेगा, डिवीजन पहला है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रैकेट नहीं दिया हुआ। ठीक है। अगर मैं इसे ब्रैकेट दे दूँ, ठीक है, ठीक है, अगर मैं इसे ब्रैकेट दे दूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पहले ब्रैकेट है तो पहला ये कैलकुलेट करेगा 5 इंटू 6 30। ठीक है। उसके बाद क्या आ रहा है, ऑफ तो है नहीं, डिवीजन है, तो 4/30 वो कैलकुलेट करेगा। उसके बाद क्या आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन तो है नहीं। उसके बाद क्या आएगा, एडिशन। तो 4/30 का जो वैल्यू आएगा उसको उसमें 5 ऐड करेगा। उसके बाद वो जो पूरा वैल्यू आएगा उसमें से 3 सब्सट्रैक्ट करेगा। तो मैं इसको अगर एंटर करूँ, प्रिंट x, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 2.133। सिंपल है। मैं इसको अगर थोड़ा चेंज करूँ, 4 की जगह 30 डालूँ तो ये कैलकुलेशन इजी हो जाता है, आप भी समझ पाओगे। तो इसका वैल्यू सीधे सीधा 3 आना चाहिए। ठीक है। कैसे, मैं आपको ये समझा देता हूँ। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे हुआ क्या है, पहले तो उसने ब्रैकेट को सॉल्व किया है, 5 इंटू 6 30, बाद में 30 डिवाइड बाई 30 किया है तो 1 मिला है, 1 को 5 में डाला है तो 6 मिला है, 6 में से 3 घटाया है तो उसे 3 मिला है। ठीक है। ये एक रूल है जो आपको हमेशा ध्यान रखना होता है। तो कैलकुलेशंस में भी थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी होती है। जैसे हमें किसी का स्क्वायर निकालना है तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए मुझे x में 2 का स्क्वायर चाहिए तो मैं क्या करूँगा, 2 इंटू 2 करूँगा और मैं प्रिंट करूँ इसका वैल्यू तो मुझे 4 मिलेगा। ठीक है। तो मुझे जब भी स्क्वायर प्रिंट करना है तो मैं 2 बार एस्टरिस्क दूंगा, मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है। टू गेट स्क्वायर ऑफ ए नंबर। ठीक है। ठीक है। अब मान लीजिए मुझे एक पर्टिकुलर रिमाइंडर फंक्शन चाहिए। रिमाइंडर क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैंने एक नंबर को 20 को मैंने 6 से भाग किया है। 6 से भाग करने पर मुझे क्या वैल्यू आएगा, 6 से भाग करने पर मुझे वैल्यू आना चाहिए 6 इंटू 3 प्लस 2। ठीक है। तो ये प्लस 2 है क्या, ये 2 जो है ये रिमाइंडर है। तो ये रिमाइंडर फंक्शन जो है ये बहुत काम आता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लॉजिक डिफाइन करने में। ठीक है। तो इसके लिए अलग से प्रोग्राम डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, इनबिल्ट फंक्शन है पाइथन के पास जिसमें हम सिंपल सा डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए y का वैल्यू है 20% 3। ठीक है। परसेंट का मतलब है मुझे रिमाइंडर चाहिए इसका। ठीक है।
तो y का वैल्यू आना चाहिए 2, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अगर इसे रन करूँ, ठीक है, मुझे प्रिंट करना है, तो मैं इसे रन करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 वैल्यू आ चुका है, ठीक है। सेम तरीके से हमने किया था, रिमाइंडर, ठीक है, रिमाइंडर फंक्शन है ये। वैसे हम बहुत सारी लाइब्रेरीज यूज़ करने वाले हैं। 6 × 3 + 2 ये आपका रिमाइंडर हो गया, ठीक है। ओके, ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हैं जो हम यूज़ करते जाएंगे। एक और फंक्शन के बारे में मैं बता दूं, इंटीजर डिवीजन। तो जैसे हमने यहाँ पे रिमाइंडर फंक्शन यूज़ करके रिमाइंडर निकाला था, वैसे ही अगर हमें सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे कि z को अगर मुझे सिर्फ इंटीजर वैल्यू देनी है, ठीक है, तो 20 इसको 2 बार मैं बैकस्लैश डाल के 3 से डिवाइड कर दूंगा। तो इसमें क्या होगा, जो हमें वैल्यू जो है वो 6 मिलेगा, ना कि 2, ठीक है। प्रिंट z, ठीक है, तो हमें 6 मिल गया। तो ये भी इनबिल्ट फंक्शन आप यूज़ कर सकते हो अपनी लॉजिक डिफाइन करने में। इसे हम इंटीजर डिवीजन कहते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम धीरे धीरे करके हर एक लाइन ऑफ कोड हम जैसे टाइप करते जाते हैं उससे चीज़ें समझते जाएंगे। आज के वीडियो में हमने सीखा प्रिंट कमांड, स्ट्रिंग्स, वेरिएबल्स, इनपुट कैसे करें कीबोर्ड से, और कैलकुलेशन कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, या पाइथन में कैसे कैलकुलेशंस होती है, ठीक है। तो हमारा पहला वीडियो ट्यूटोरियल का यहीं पे समाप्त होता है। ये वीडियो में जो भी हमने सीखा है वो आप अच्छे से समझिए पहले तो, और जानिए कि क्या आप इस तरह की कोडिंग कर सकते हो या नहीं। मैं आपको एक होमवर्क भी देता हूँ, जैसे ये होमवर्क है। अगर आप ने ये होमवर्क कर लिया तो मान लीजिए कि आप कोडिंग कर सकते हो, ठीक है। तो मैं कहूँगा आपको एक प्रोग्राम बनाइए जिसमें प्रोग्राम पहले आपसे आपका नाम, एड्रेस और फ़ोन नंबर पूछे, और फिर उसे प्रिंट करें, ठीक है। दूसरा प्रोग्राम आप बना सकते हो जिसमें आप 3 तरह के वेरिएबल डिफाइन करें और हर एक वेरिएबल को एक इनबिल्ट फंक्शन और हर एक वेरिएबल को एक इनबिल्ट फंक्शन दे। जैसे आपने अगर x डिफाइन किया तो उसे रिमाइंडर फंक्शन दे, y को इंटीजर डिवीजन दे और z को स्क्वायर फंक्शन दे, और पूछे कंप्यूटर से कि हर एक वेरिएबल का क्लास क्या है, ठीक है। मैं आपको समझा दूं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे इंटीजर डिवीजन किया है, अगर मैं इसको टाइप प्रिंट करने जाऊँ इसका,
तो ये मैं पूछ रहा हूँ कंप्यूटर से कि मैंने इंटीजर डिवीजन डिफ़ाइन किया है z के लिए, तो इसका टाइप क्या होगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप ऐसा कोई एक 3 वेरिएबल डिफ़ाइन करें और उसको ये कंप्यूटर से ये पूछे कि उसका टाइप है क्या। ठीक है, पहला प्रोग्राम बहुत आसान है, जिसमें आप सिर्फ प्रिंट कमांड देंगे, नाम, एड्रेस और फ़ोन नंबर, जिसमें इनपुट कमांड देंगे और कोशिश करेंगे कि इनपुट कमांड बहुत ही क्लियर हो। जैसे आप सिर्फ सिंपल इनपुट कमांड ना दें, आप बताएं कि वो स्ट्रिंग होगा, इंटीजर होगा या फ्लोट होगा। ठीक है, ये एक चीज़ देखी जाएगी उसमें। दूसरे प्रोग्राम में सिंपल है, एक्स वाई जेड या तो कोई भी वेरिएबल डिफ़ाइन कीजिए, उसको फंक्शंस दीजिए और उसके क्लास का नाम निकलवाइए। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये थोड़ा लेंथी है, लेकिन ये सारे वीडियोस थोड़े लेंथी ही होंगे तो अच्छा रहेगा। इसमें ऐसा होगा कि आप बहुत सारी चीज़ें सीख पाओगे एक ही बार में। ठीक है, हम जब नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो उसमें एक अलग सा टॉपिक होगा, तो ये सारी चीज़ें हमें रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी बात, अगर आपको ये कोडिंग समझ आ रही है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जिससे मुझे भी बूस्ट मिलेगा कि क्या मैं सही तरीके से आपको समझा पा रहा हूँ या नहीं। और अगर आपका कोई सजेशन है जिसे यूज़ करके इस इंटरैक्टिव कोर्स को और अच्छे से डिफ़ाइन किया जा सके या तो और अच्छे तरीके से समझाया जा सके, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप नेक्स्ट वीडियो में आने से पहले ये 2 प्रोग्राम बना लेंगे और मुझे आप ईमेल कर सकते हैं investwithara@gmail.com। मैं पर्सनली सारे ईमेल्स का जवाब दूंगा। और इसके अलावा मेरे वेबसाइट investwithara.com पर आना मत भूलिएगा। यहाँ पर आपको सर्विसेज टैब में बहुत सारे एक्सेल VBA बेस्ड प्रोग्राम मिल जाएंगे, जैसे कि ये है ऑप्शन चेन डेटा ऑन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विद VBA। तो ये सिर्फ आपको ऑप्शन चेन डेटा हर एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पर आपको एक्सेल पे प्रोवाइड करता है। दूसरा प्रोग्राम है जिसमें आप इक्विटी और फ्यूचर्स के डेटा एनालिसिस कर सकते हो एक्सेल पे। तीसरा एक एक्सेल बेस्ड प्रोग्राम है जिसमें आप हर एक ऑप्शन चेन का डेटा जो है 5 मिनट के इंटरवल पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, आप इन सारी चीज़ों पे यहाँ पे रीड मोर पे क्लिक करके और भी चीज़ें जान सकते हैं प्रोग्राम के बारे में। एक और प्रोग्राम है जिसमें आप फ्यूचर्स के स्टॉक एनालिसिस का एक कोडिंग किया हुआ है, जिस पे सिर्फ एक क्लिक पर ही आपका सारे डेटा एक 2 पर्टिकुलर फाइल से एक प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर में कॉपी हो जाते हैं। 5वां जो प्रोग्राम है वो है ऑप्शन चेन विद ग्रीक्स। इसमें आपको एक ही शीट पे हर एक स्ट्राइक प्राइसेस का आपको ऑप्शन ग्रीक्स का भी डेटा मिल जाता है, जैसे डेल्टा, वेगा, गैमा, ये सारी चीज़ें आपको एक ही शीट पर मिल जाती है कॉल और पुट साइड के लिए। इसके अलावा एक और प्रोग्राम है जिसमें आप नियर, नेक्स्ट और फार मंथ के डेटा कॉपी कर सकते हो और उसे रिकॉर्ड कर सकते हो हर एक टाइम इंटरवल पर। ठीक है, एक लास्ट प्रोग्राम जो है वो है प्रीमियम डीके एनालिसिस का। इसमें आप कॉल और पुट साइड के प्रीमियम डीके को कैलकुलेट करते हो और ये समझने की कोशिश करते हो कि कौन से साइड मार्केट जा सकता है। ये एनालिसिस जो है ये राइटर्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, तो आप ये भी चीज़ें कंसिडर कर सकते हो। इसके अलावा मेरा एक FRA का प्रोग्राम है, फंडामेंटल रेशियो एनालिसिस। जैसे भी आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो तो ये ज़रूर जान ले कि कंपनी कैसी है, और आप इस प्रोग्राम का यूज़ करके ये जान सकते हैं कि जो निवेश आप करने जा रहे हो क्या वो निवेश सही है या नहीं। तो हम आते हैं हमारे कोडिंग पर, और एक लास्ट टेक्स्ट मैं फीड करता हूँ यहाँ पे, जो कि है थैंक यू। इस वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू।